डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें रिवॉर्ड मैनेजमेंट की मीनिंग पढ़ी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिवॉर्ड मैनेजमेंट पढ़े। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड्स पढ़े, फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। नाउ इन दिस ई लेक्चर वी विल डिस्कस रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड शेड्यूल्स। क्या मतलब होता है इसका? आपने कोई रिस्पॉन्स दिया, आपने कोई बिहेवियर किया, तो उसका आपको कब रिइंफोर्समेंट मिल रहा है, इसकी टाइमिंग भी तो इंपॉर्टेंट होती है। आपने काम इस महीने किया और सैलरी आपको 6 महीने बाद मिल रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन तो कह सकती है कि भाई कि आपको रिवॉर्ड तो दिया, लेकिन वो रिवॉर्ड है अगर आपको इस महीने काम करने का अगले महीने ही सैलरी मिल जाती तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा पड़ता बजाय 5 महीने के बाद। इसी तरह कोई स्टूडेंट है, वो 12th की मेरिट में आया, तो मेरिट में जब रिजल्ट आया उसके बाद उसका सम्मान हो रहा है, उसको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दिया जा रहा है, फाइनेंशियली रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं, तो वो आगे बिहेवियर को और करने के लिए स्ट्रांग होगा, बजाय उसको 6 साल के बाद याद आए कि अरे यार तू तो 12th में मेरिट आया था, ले आज तेरा सम्मान कर देते हैं, तो उस टाइम पर उसका उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो जो एम्प्लॉइज बिहेवियर देते हैं या जो एम्प्लॉइज रिस्पॉन्स देते हैं, तो उनका हमें रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कब करना चाहिए, इसे ही हम क्या बोलते हैं? रिवॉर्ड शेड्यूल बोलते हैं। तो रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड तब इफेक्टिव होगा जब हम उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्स के बाद देते हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर रिस्पॉन्स के बाद दें, कुछ रिस्पॉन्सेज को कलेक्ट करने के बाद भी दे सकते हैं। तो उसी की जो शेड्यूलिंग करते हैं कि कब कब रिवॉर्ड्स देने हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड शेड्यूल्स बोलते हैं। तो ये बेसिकली 2 टाइप्स के होंगे, कंटिन्यूअसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल और इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे? कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। ए कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल reinforces each correct response. Each time the person makes the correct response, it is reinforced. Means कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल में जो भी एम्प्लॉय या पर्सन है, वो जब कभी भी सही रिस्पॉन्स देगा, हम उसको तुरंत रिइंफोर्स यानी कि रिवॉर्ड देते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो ये बेसिकली जो हमारा डे टू डे बिहेवियर है उसको मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, मदर है, उसने अपने बच्चे को बोल रखा है कि जब कभी भी आप डेली टाइम से होमवर्क पूरा कर लोगे, आपको डेली चॉकलेट मिलेगी। तो आज भी बच्चे ने टाइम से होमवर्क पूरा कर लिया तो आज चॉकलेट मिल गई, कल भी टाइम से होमवर्क पूरा कर लिया तो कल चॉकलेट मिल गई, परसों टाइम से होमवर्क कर लिया तो परसों चॉकलेट मिल गई। तो ये कौन सा है? कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। क्लास में स्टूडेंट डेली जब कभी भी उनके रोल नंबर पर अटेंडेंस बुलती है, वो यस सर या यस मैम बोलते हैं, तो तुरंत उनकी अटेंडेंस के आगे पी लग जाता है। तो ये भी क्या है? कंटिन्यूअसली रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो जब कभी भी आप रिस्पॉन्स दोगे, तुरंत उसका आपको क्या मिल जाता है? रिवॉर्ड मिल जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। सेकंड क्या जाएगा? इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल का क्या मतलब होता है कि कुछ टाइम के बाद या कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद जब आपको रिवॉर्ड्स या रिइंफोर्समेंट मिलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। तो ये बेसिकली आगे हम इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरवल शेड्यूल एंड रेशो शेड्यूल। तो जब कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद दिया जाता है उसे तो बोलते हैं इंटरवल शेड्यूल, और जब पर्टिकुलर कुछ रिस्पॉन्सेज के बाद आपको रिवॉर्ड मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशो शेड्यूल। तो अब इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल को हम आगे 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इंटरवल और रेशो को भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल और फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो देयर विल बी 4 टाइप्स ऑफ इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। फर्स्ट इज फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, सेकंड वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, थर्ड फिक्स रेशो शेड्यूल और फोर्थ वेरिएबल रेशो शेड्यूल। तो फर्स्ट क्या आएगा? फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। जब आपको रिवॉर्ड है
वो एक यूनिफॉर्म या फिक्स टाइम इंटरवल के बाद मिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो हर महीने की 7 तारीख को अपने एम्प्लॉयज की सैलरी उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, तो ये कौन सा शेड्यूल है, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। क्योंकि आप जो बिहेवियर शो कर रहे हो, आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो, उस परफॉर्मेंस का आपको एवरी 1 मंथ, हर एक महीने बाद क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। या पर डे आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको पर डे वेजेज मिल रहा है, तो वो भी कौन सा होगा, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल। सेकंड क्या होगा, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल में एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि कितने टाइम के बाद हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, कितने दिन के बाद हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ये बेसिकली तब यूज किया जाता है तब हम चाहते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज पर डे एज हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस दें और हम उनको वॉच नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जितेंद्र है, वो रेस्टोरेंट मैनेजर है, उसके अंडर में 3 रेस्टोरेंट्स आते हैं, तो वो एक रेस्टोरेंट पर ही अपना टाइम दे पाता है, 2 रेस्टोरेंट को है वो इतना टाइम नहीं दे पाता है, वॉच नहीं कर पाता है। तो उसने जो बचे हुए 2 रेस्टोरेंट हैं वहां पर बोला हुआ है, वहां के जो क्लीनर्स हैं, सर्विस वाले हैं, कि सर्विस पर्सन्स हैं, कि मैं कभी भी महीने में यहाँ पर है क्वालिटी चेकिंग के लिए आ सकता हूं। मैं जब कभी भी आऊंगा तो अगर मुझे अच्छी सफाई मिली है, अच्छी है क्वालिटी मिली, यहाँ पर आप लोगों के है फूड की क्वालिटी है, क्लीनिंग क्वालिटी, तो जो भी स्टाफ है मैं सबको 100 रुपए है वो बोनस दूंगा। तो अब एम्प्लॉयज को उन्होंने ये बोला है जितेंद्र कि मैं महीने में कभी भी आ सकता हूं। अब ये नहीं पता एम्प्लॉयज को कि वो महीने की किस किस डेट को आएंगे। तो ये कौन सा होगा, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। तो हो सकता है मई में जितेंद्र है 5 तारीख को गया, तो 5 तारीख को गया तो उसने देखा कि आज तो साफ सफाई थी तो सबको 100 रुपए दे दिया। उसके बाद है ऐसा थोड़ी कि 5 के बाद फिर 10, 15, 20, 25, 30 आ जाएगा। हो सकता है 5 के बाद फिर 18 मई को गया, तो पहला तो 5 दिन बाद ही चला गया मई में। दूसरी बार रिस्पॉन्स कब दिया, 13 दिन के बाद दिया, तो उस दिन भी साफ सफाई मिली तो उस दिन भी है रिवॉर्ड दे दिया। अगले बार है 20 तारीख को ही चला गया, 18 के बाद 20 मतलब 2 दिन, उस दिन उतनी साफ सफाई नहीं मिली तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ जितेंद्र, तो उस दिन रिवॉर्ड नहीं दिए। तो इसमें जो टाइम है वो क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। नेक्स्ट क्या आएगा, फिक्स्ड रेशो शेड्यूल। इसमें टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है आपके रिस्पॉन्स को, कि एक फिक्स्ड रिस्पॉन्स रेट कर दी जाती है कि आफ्टर एवरी nth रिस्पॉन्स आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि पीस रेट सिस्टम, कि हर 100 पीस बनाने पर आपको 500 रुपए है एडिशनल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो अब कोई एक एम्प्लॉय है, उसने एक ही दिन में मेहनत कर कर ज्यादा टाइम लेकर 100 पीस बना दिए तो उसको तो उसी दिन ही 500 रुपए मिल गए। कोई दूसरा एम्प्लॉय था जिसने 2 दिन में जाकर 100 पीस प्रोड्यूस किए बनाए तो उसको 2 दिन के बाद 500 रुपए मिले। कोई तीसरा एम्प्लॉय था जिसको 100 पीस बनाने में 3 दिन लग गए तो उसको 3 दिन के बाद मिलेंगे। तो इसमें टाइम नहीं देख रहे कि 1 दिन बाद देना है, 2 दिन बाद देना है, 3 दिन बाद देना है। इसमें देख रहे हैं कि एम्प्लॉय है 100 पीस बना रहा है, तो जो जैसे ही 100 पीस बनाएगा उसको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। और लास्ट क्या आएगा, वेरिएबल रेशो शेड्यूल। तो इसमें भी रिस्पॉन्सेज के बाद दिया जाता है, लेकिन रिस्पॉन्सेज फिक्स नहीं होता। जैसे फिक्स्ड रेशो में तो एवरी 100, फर्स्ट 100 बनाए तो आपको 500 रुपए मिल गए, फिर है 100 से 200 बनाए, फिर 100 एडिशनल बनाए, फिर 500 रुपए मिल गए, फिर 200 से 300 बनाए, फिर आपने 100 एडिशनल बनाए, फिर 500 मिल गए। इसमें है फिक्स नहीं रहेगा रेशो। जैसे कि सेल्स में आपको हर महीने कस्टमर्स के पास जाकर अपना प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, तो ये तो आपका रिस्पॉन्स हो गया, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी कि जितने भी कस्टमर्स के पास गए हर किसी से आपकी सेल हो गई। तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम गए फर्स्ट कस्टमर के पास और पहली मीटिंग में ही आपकी सेल हो गई, तो आपको जो इंसेंटिव है फर्स्ट रिस्पॉन्स भी मिल गया। उसके बाद आप है 6 कस्टमर से मिले और आपकी फर्स्ट टू 5 कस्टमर सेल नहीं हुई, छठे कस्टमर से मिले, जब उसने जाकर सेल दी तो आपको जो सेकंड इंसेंटिव मिला वो 6 रिस्पॉन्स देने के बाद मिला। उसके बाद है आप फिर 3 और कस्टमर से मिले, फिर सेल नहीं हुई। उसके बाद आप जब चौथे कस्टमर से मिले लास्ट सेल के बाद, फिर आपकी सेल हुई, तो फिर नेक्स्ट रिवॉर्ड आपको 4 रिस्पॉन्स के बाद मिला। तो फर्स्ट इंसेंटिव तो फर्स्ट रिस्पॉन्स के बाद,
सेकेंड इंसेंटिव 6 रिस्पॉन्स के बाद और थर्ड इंसेंटिव 4 रिस्पॉन्स के बाद। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेशो शेड्यूल बोलते हैं। तो ये आपका रिइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड शेड्यूल हो गया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट और रिवॉर्ड शेड्यूल, कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट शेड्यूल एंड इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल। इंटरमिटेड रिइंफोर्समेंट शेड्यूल can be further divided into 4 types. First is fixed interval schedule, second variable interval schedule, third fixed ratio schedule और fourth variable ratio schedule. अब next क्या आ जाता है, role of organizational reward system। क्या मतलब होगा इसका, रिवॉर्ड्स वो प्रिविलेज होती हैं जो कि हमें वर्किंग एनवायरनमेंट से मिलती हैं, जो कि एम्प्लॉयज हैं या इंडिविजुअल हैं वो इनको वैल्यू करता है कि हाँ ये चीज़ मेरे काम की हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, जॉब सेटिस्फैक्शन, चैलेंजिंग जॉब, पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, काम करने की आज़ादी, लीडरशिप क्वालिटी। इसके साथ साथ ही है ये आपको जो फिनेंशियल रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, पे, इंसेंटिव, बेनिफिट्स। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो रिवॉर्ड सिस्टम का रोल होता था वो केवल फिनेंशियल होता था, फिर धीरे धीरे फिनेंशियल के साथ साथ नॉन फिनेंशियल हुआ और फिर धीरे धीरे फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल के साथ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हुआ। तो जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो बेसिकली एक्सपेंसिव होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है उसका अराउंड 50% है उनका जो पेमेंट जाता है वो बेसिकली रिवॉर्ड्स, एम्प्लॉय को सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन, फिनेंशियल, नॉन फिनेंशियल, साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड्स देने में चला जाता है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन का इतनी बड़ी परसेंटेज इसमें जा रही है तो उनको रिवॉर्ड सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए और जो रिवॉर्ड्स जिनको एम्प्लॉयज वैल्यू नहीं करते उनको हटाना चाहिए और जिन रिवॉर्ड्स को एम्प्लॉय वैल्यू कर रहे हैं उन रिवॉर्ड्स को इंकलकेट करना चाहिए। तो हॉफस्टीड ने 1991 में स्टडी की थी, तो उन्होंने बताया था नेशनल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर और ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ साइकिल ये रिवॉर्ड को इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें रिवॉर्ड में किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, नेशनल कल्चर। तो हॉफस्टीड ने नेशनल कल्चर को डिवाइड या गवर्न बताया था पावर डिस्टेंस से, इंडिविजुअलिज्म से, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस से, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी से और टाइम ओरिएंटेशन से। तो पावर डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉयज एक्सेप्ट हियरार्की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर हियरार्की फॉलो होती है और कुछ कल्चर ऐसे हैं जहां पर हियरार्की से ज्यादा है इंडिविजुअल को प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे जापानीज कल्चर है वहां पर हियरार्की फॉलो होती है, सीनियरिटी को मानते हैं, आपके सीनियर हमेशा जो होगा वो आपसे एज में हमेशा ज्यादा होगा। जबकि जो अमेरिकन कल्चर है या यूरोपियन कल्चर है वहां पर पार जो डिस्टेंस है, जो हियरार्की होती है वो हियरार्की से ज्यादा आपकी खुद की मेहनत होती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप कम समय में भी हायर पोजीशन पर पहुंच जाते हो। तो आपको सुपीरियर का इतना सपोर्ट नहीं चाहिए होता है, आप खुद चाहते हो कि मेरे को इंटरप्शन ना मिले, मैं खुद काम करूं। और जहां पर पावर डिस्टेंस ज्यादा होता है वहां पर सबऑर्डिनेट एक्सपेक्ट करता है कि मेरे लिए सारी प्लानिंग है वो मेरे को सारे ऑर्डर कौन देगा, मेरा सुपीरियर ही देगा, आप उसके कहे अनुसार ही काम करते हो। तो जिस कंट्री में पावर डिस्टेंस ज्यादा है वहां पर आपको रिवॉर्ड्स में हियरार्किकल बेनिफिट्स देने चाहिए, सुपीरियर्स को सारे अधिकार देने चाहिए। और जहां पर है पावर डिस्टेंस कम है वहां पर आपको है हियरार्की पर फोकस नहीं करना चाहिए। रिवॉर्ड्स हैं वो डेजिग्नेशंस के बेस पर है, प्रमोशन के बेस पर ज्यादा नहीं करने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इंडिविजुअलिज्म। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहां पर टीम को फोकस किया जाता है, लोग टीम में काम करना प्रेफर करते हैं, रिवॉर्ड्स भी टीम में लेते हैं। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहां पर इंडिविजुअल ग्रोथ पर फोकस किया जाता है, वहां पर लोग टीम में काम करना प्रेफर नहीं करते। तो रिवॉर्ड शेड्यूल करते टाइम आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे जापानीज कल्चर है, चाइनीज कल्चर है, यहां पर टीम वर्क ज्यादा है तो वहां पर जो इंसेंटिव्स, बोनस मिलते हैं, कोई टास्क मिलती है तो सारी चीजें किस में दी जाती हैं, टीम में। जो अमेरिकन यूरोपियन कल्चर है वो बेसिकली जो एशियन कल्चर हैं उनका तो इंडिविजुअलिज्म कम होता है, टीम स्पिरिट ज्यादा होती है। यूरोपियन अमेरिकन कल्चर में इंडिविजुअलिज्म, वहां पर जो भी है रिवॉर्ड्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, ये सारी चीजें हैं
टास्क है वो किस में चाहते हैं, इंडिविजुअलिज्म, वो पर्सनल डिपेंडेंस, वो किसी टीम पर डिपेंड होना नहीं चाहते। नेक्स्ट क्या आएगा, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, द एक्सटेंट ऑफ रिस्क टेकन बाय एम्प्लॉयज। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो कि अनसर्टेनिटी यानी कि रिस्क को अवॉइड करते हैं, और कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जो कि रिस्क को वेलकम करते हैं। तो जैसे एशियन जो कल्चर्स हैं, ज़्यादातर अरबियन कल्चर्स हैं, ये अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है। यहाँ पर एम्प्लॉय जल्दी से रिस्क नहीं लेते, जो पैटर्न चला आ रहा है, जो ढर्रा चला आ रहा है वहीं पे काम करते हैं, चैलेंजिंग टास्क लेना प्रेफर नहीं करते। और कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जैसे यूरोपियन अमेरिकन कल्चर, वो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस करते हैं, नहीं करते, इनका स्कोर कम होता है, वो रिस्क लेते हैं। तो वहां के जो एम्प्लॉयज को अगर आप चैलेंजिंग टास्क दे रहे हो, टेक्नोलॉजिकल टास्क दे रहे हो, उनको आप है लीक से हटकर या पैटर्न से हटकर काम करने के लिए कह रहे हो, तो इसमें वो रिवॉर्ड फील करते हैं। तो वहां के कल्चर को हमको उसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स देने चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, द एक्सटेंट ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ मेल वर्सेस फीमेल एम्प्लॉयज। तो कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहां पर मेल और फीमेल एम्प्लॉयज में कोई सीनियरिटी का नहीं होता है। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें ये डिफरेंस होता है। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जहां पर फीमेल एम्प्लॉयज को अलाउ नहीं किया जाता है, और जिस कल्चर में ये एक्सटेंट कम होता है वहां पर मेल फीमेल का जेंडर के बेस पर जॉब का बाइफरकेशन नहीं किया जाता है। और नेक्स्ट क्या है, टाइम ओरिएंटेशन, द डिग्री ऑफ एम्फेसिस गिवन टू लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लानिंग। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जो कि टाइम में शॉर्ट टर्म प्लानिंग पर फोकस करते हैं, उनको जो रिवॉर्ड्स इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए दिए जाते हैं। कुछ कल्चर्स ऐसे होते हैं जहां पर जो एम्फेसिस है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे किया जाता है, 5 साल 6 साल 10 साल की सोची जाती है, तो वहां पर उन्हीं प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है जो कि लॉन्ग टर्म में क्या दे, आपको सक्सेस दे। तो वहां पर जो रिवॉर्ड सिस्टम बनाए जाते हैं वो टाइम ओरिएंटेशन के बेस पर, उसी के बेस पर ही बनाए जाते हैं। तो फर्स्ट आपका ये क्या हो गया, नेशनल कल्चर। तो हर कल्चर का इन एक्सटेंट्स के बेस पर स्कोर अलग अलग होता है, तो आपको उन नेशनल कल्चर के बेस पर वहां पर रिवॉर्ड सिस्टम को जस्टिफाई करना पड़ेगा। सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कल्चर अलग अलग होता है। कुछ में कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है, कुछ में कोऑपरेटिव कल्चर होता है। तो जहां पर कॉम्पिटिटिव कल्चर होता है वहां पर है पर्क्स, बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, इन पर ज्यादा फोकस होता है सिक्योरिटी से। और जहां पे कोऑपरेटिव कल्चर होता है वहां पर इंसेंटिव, पार्क्स ये ज़्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी और सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे कि टाटा है, इन्फोसिस है, यहाँ पर आपको सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, रिवॉर्ड्स में सैलरी ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शंस हैं वो आपको मिलते हैं, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलते हैं। लेकिन रिलायंस में है, अपोजिट होता है, वहाँ पर आपको फिनेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत मिलते हैं, लेकिन नॉन फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन कम मिलता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पर। और लास्ट क्या आ जाता है आपका इसमें, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कौन से स्टेज में है इसके बेस पर भी रिवॉर्ड सिस्टम्स दिए जाते हैं। तो जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रोथ में चल रही है और मार्केट भी बढ़ रहा है, तो वो कंपनसेशन ज़्यादा दे सकती है, मतलब कि कैश ज़्यादा सैलरी एम्प्लॉयज को अच्छी दे रही है क्योंकि ऑटोमेटिकली ग्रो कर रही है, सेल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इंसेंटिव पर इतना फोकस नहीं करेगी, किस पर ज़्यादा फोकस करेगी, सैलरी पर। लेकिन कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टाइट मार्केट में है, जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो बेसिकली परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव देगी, मतलब सैलरी कम रखेगी और ज़्यादा इंसेंटिव देगी कि जो जितना ज़्यादा टारगेट अचीव करेगा उसको उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा, पैसा मिलता है। तो आपने ये जो रिवॉर्ड सिस्टम ध्यान में रखा, ये किसके बेस से ध्यान में रखा, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल से ध्यान में रखा। तो रिवॉर्ड सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस स्ट्रेटजी के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। तो जैसी आपकी स्ट्रेटजी है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही रिवॉर्ड्स बनाओगे तब तो रिवॉर्ड्स हैं उनसे उस स्ट्रेटजी को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज अचीव नहीं कर पाओगे। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या कहता है कि जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये बेसिकली एक टूर्नामेंट थ्योरी है।
टूर्नामेंट थ्योरी का मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक टूर्नामेंट हो रहा है बैडमिंटन का, तो उस बैडमिंटन के टूर्नामेंट में अगर प्राइजेस ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा प्लेयर्स एट्रैक्ट होंगे, और उसके बाद प्लेयर्स ने वहाँ पर अपना नॉमिनेशन कराया, उसके बाद प्लेयर मैच खेलेगा, तो जैसे जैसे वो मैच जीतता जाएगा उसको रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। तो इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे रिवॉर्ड सिस्टम होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए क्या होंगे, एट्रैक्ट होंगे। और उसके बाद जो एम्प्लॉयज हैं यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स हो गए, वो जैसे जैसे अपने टारगेट्स को अटेन करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे, परफॉर्मेंस देते जाएंगे, वैसे ही उनको उस रिवॉर्ड्स में से है ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिस तरह टूर्नामेंट में जो फर्स्ट आता है उसे ज़्यादा प्राइज मनी मिलती है, सेकंड आता है उसको उससे कम प्राइज मनी मिलती है। तो जिस टूर्नामेंट की जितनी ज़्यादा प्राइज मनी होती है उसको उतने ही ज़्यादा प्लेयर्स एट्रैक्ट होते हैं। तो जहां ऑर्गेनाइजेशन में जितने अच्छे रिवॉर्ड सिस्टम होंगे उतने ही एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में एट्रैक्ट होंगे और उस रिवॉर्ड को पाने के लिए अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, टूर्नामेंट थ्योरी बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड सिस्टम, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।